गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाने वाले हैं जिसको सुनने को आपका दिल कांप उठेगा। यह कहानी जापान की जबरन नसबंदी की है, जिसको स्टरलाइजेशन इंग्लिश में बोला जाता है। जापान में जबरन नसबंदी एक दर्दनाक और विवादास्पद मुद्दा है जिसने दशकों तक हजारों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। इस मुद्दे की जो जड़ है वो 20वीं सदी के मध्य में है, जब सरकार ने यूजेनिक्स, जिसको यूनिक भी बोला जाता है, नीतियों को लागू की। वीडियो में हम जबरन नसबंदी के काले अध्याय की पूरी कहानी, इसके प्रभाव और इसके पीड़ितों की दर्द भरी कहानी को विस्तार से बताएंगे। तो हम देखते हैं कि यूजेनिक्स का अर्थ क्या होता है और इसका उद्भव कैसे हुआ। यूजेनिक्स का अर्थ है मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार के लिए हस्तक्षेप करना। यह विचार पहली बार 19वीं सदी के अंत में सर फ्रांसिस गलतो द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यूजेनिक्स के सिद्धांतों के उद्देश्य उन लोगों को प्रजनन से रोकना था जिन्हें वांछनीय माना जाता था। यह अवधारणा विभिन्न देशों में लोकप्रिय हुई, विशेष रूप से नाजी जर्मनी में। तो हम देखते हैं कि जापान में यूजेनिक्स का विकास कैसे हुआ। जापान ने 1940 के दशक में यूजेनिक्स नीतियों को अपनाया। 1948 में जापानी सरकार ने यूजेनिक्स प्रोटेक्शन लॉ यानी कि यूनिक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अवांछनीय व्यक्तियों की नसबंदी करना था ताकि वे प्रजनन न कर सके और भविष्य की पीढ़ियों में अवांछनीय लक्षणों का प्रसार ना हो। हम देखते हैं कि इस कानून का प्रभाव और पीड़ित की स्थिति में क्या चेंजेस आई। इस कानून के तहत हजारों लोगों को जबरन नसबंदी का शिकार बनाया गया। इनमें मानसिक विकलांग, शारीरिक विकलांग और कुछ मामलों में गरीब शामिल थे। इन जबरन नसबंदी अभियानों ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया। मानसिक और शारीरिक प्रभाव। नसबंदी के बाद कई लोग शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्या हुई और कुछ मामले में उनकी जान भी चली गई। एक बहिष्कार। पीड़ितों को अक्सर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। उन्हें अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा और उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। मानसिक आघात। जबरन नसबंदी से गुजरे लोगों को मानसिक आघात हुआ। उन्हें लगातार मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। हम देखते हैं कि कानूनी और सामाजिक बदलाव क्या आया है। 1980 के दशक में जबरन नसबंदी के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हुई। मानवाधिकार संगठन और पीड़ितों के समर्थन से इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित हुआ। 1996 में जापानी सरकार ने यूजेनिक प्रोटेक्शन लॉ को रद्द कर दिया और इसे मदर प्रोटेक्शन लॉ यानी कि माता के शरीर का सुरक्षा कानून से बदल दिया। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट ऑर्डर क्या आया है। हाल ही में जापान के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें जबरन नसबंदी के शिकार लोगों को न्याय और मुआवजा देने की बात कही गई। कोर्ट ने कहा कि यह कानून मानवाधिकार के मूल सिद्धांतों को हनन करता है और सरकार को कहा कि वो पीड़ितों को उचित मुआवजा प्रदान करे। यह फैसला पीड़ितों के लिए एक बड़े जीत के रूप में देखा जा रहा है और इससे उनके दर्द और न्याय की मान्यता मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जापानी सरकार ने पीड़ित को मुआवजा देने का फैसला किया। प्रत्येक पीड़ित को लगभग 3.2 मिलियन यान यानी कि 29,000 अमेरिकन डॉलर का मुआवजा दिया गया। हालांकि कई पीड़ितों और उनके समर्थनों का मानना है कि यह मुआवजा पर्याप्त नहीं है और अब भी न्याय की मांग कर रहे हैं। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। जापान में जबरन नसबंदी के इतिहास एक महत्वपूर्ण और दर्दनाक अध्याय है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। इस मुद्दे ने मानवाधिकार के उल्लंघन और सरकार नीतियों का सामाजिक प्रभाव को उजागर किया है। यह आवश्यक है कि हम इस इतिहास से सीखें और भविष्य में ऐसी नीतियों को लागू करने से बचें जो मानव गरिमा और अधिकारों का हनन करता है।